अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त भी सफ़र में हूं, तो हमारे इस वीडियो के अंदर जो है आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। तबसरे और तज्ज़िये भी होंगे। मेरी टीम ने इस सिलसिले में पूरी तरह एक वीडियो तैयार की है। आज दिन भर क्या हुआ है, अब तक की क्या इतलात हैं, सियासी हलकों से भी क्या कुछ हो रहा है, सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो के अंदर हम देते हैं। बहुत अहम खबरें इस वीडियो में आप लोग देख सकेंगे और इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है इमरान खान को, जी इमरान रियाज खान को। उसके बारे से भी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा और उसमें बड़ा एक ज़बरदस्त दो तीन चीज़ें हुई हैं जो कि मतलब ख़ास तौर पे एक खान साहब ने माफ़ी मांगी है और एक नहीं मांगी, जो मतलब मेरे ख्याल में मांगनी चाहिए थी, जो नहीं मांगी उन्होंने। तो उस पर मैं आपको तफसील से ज़रा आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा लंदन में जनाब मौला जट टाइप कुछ हुआ है, वहाँ पे क्या उसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले ज़रा आपको एक खुशखबरी पता नहीं इसे खुशखबरी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। खबर कुछ यूँ है कि जी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। और वाशिंगटन से जारी अपने बयान में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बताया है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी मौसूल हुई थी, जिसमें पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी, जबकि लाइट डीजल, हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफे की सिफारिश की गई थी। अच्छा, और उन्होंने बताया कि समरी पर गौर करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म से मशवरा किया और फिर आइंदा 15 रोज़ यानी 31 अक्टूबर तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। यानी कि वो जो पेट्रोल की कीमत में मामूली सी कमी भी आनी थी ना, वो नहीं आ रही है। अब पता नहीं वो जो बढ़नी थी कीमत, वो ज़्यादा बढ़नी थी, उन्होंने कहा चलो इधर ही एडजस्ट कर लेते हैं, ना आवाम पे डाला जाए, जो भी करना है। तो ये अब आप देख लें, आप इसे अच्छी खबर समझते हैं या बुरी खबर समझते हैं, ये आपने देखना है। अच्छा, इस हवाले से आज एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो वहाँ पर फजलुर रहमान साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जी पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन बाद तब्दील होती हैं। तो पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और इसहाक डार साहब तशरीफ ले आए और पेट्रोल की कीमतें कम हो गई। अच्छा, अब उन्होंने हजरत के आगे बोला नहीं है, मतलब इशारा चूंकि उनका मौलाना साहब की तरफ था, तो ये मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई दुआ की और फूंक मारी, तो उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें कम हो गई। तो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि मैंने फूंक की बात की है, जादू टोने की बात नहीं की है। अब कल हमने यानी कि ये गुज़िश्ता रोज़ जो कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो अब कल हमने नई कीमत जारी करनी है। मैं फिर हज़रत की खिदमत में हाज़िर होऊँगा कि एक और फूंक मार दें। अच्छा, वैसे अगर हज़रत एक ख़ास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके फूंक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा और वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बस फूंक ही मार दें तो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अगर मौलाना साहब एक और फूंक मार दें तो सारा मसला हल हो जाएगा, यानी कि पिछली फूंक पर इसहाक डार साहब आए थे, तो अगली फूंक पर नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं। तो उसके बाद वो फिर एक्सपेक्ट करेंगे शायद बहुत ज़्यादा कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ, लगता है उन्होंने फूंक नहीं मारी, इसी वजह से वो मामला वहीं का वहीं रहा, कीमतों उन्होंने तब्दील ही नहीं हुई हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। जो बाइडेन साहब ने जो कल बयान दिया था, उसके ऊपर अब एक छोटी सी वजाहत कह लें, वजाहत ही कह लें चलें। वो यूं है कि जी पाकिस्तान के जौहरी असासों से मुताल्लिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिकी सदर ने कोई नई बात नहीं की। ये बात व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने पाकिस्तान से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कही। उनका कहना था कि अमेरिकी सदर महफूज और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मुफाद के लिए अहम है। ओके। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी बयान पर कल कमेंट किया कि जी गुज़िश्ता दहाइयाँ सबूत हैं कि पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदार जौहरी रियासत है। जौहरी प्रोग्राम मुअस्सर तकनीकी और फूल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेरे इंतज़ाम है। जौहरी हथियारों की सलाहियत से मुतालिक पाकिस्तान ने हमेशा नहायत जिम्मेदाराना किरदार का मुजाहरा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया के अमन को असल खतरा सर फहरिस्त जौहरी ममालिक के दरमियान असलहे की दौड़ से है। दुनिया के अमन को असल खतरा उन ममालिक से है जहाँ जौहरी सलामती से मुतालिक बार बार हादसात हुए। ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से पाकिस्तान पर तनकीद अभी तक मतलब समझ नहीं आई है। चलें अभी आगे इमरान खान साहब के इंटरव्यू में कुछ उन्होंने समझाने की कोशिश किया, हम वहाँ पे जाके ज़रा इसको तफसील से समझते हैं वो क्या समझा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसी के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने जनाब बाइडन साहब को उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा जी मिस्टर बाइडन, हु आर यू टू टॉक अबाउट आवर सेंस एंड सेंसिटिविटी as well as our national security. Mister, you may be a godfather of the imported PDM government you imposed in Pakistan along with your touts and spies here. But remember, our God is only Allah.
डोंट चैलेंज आवर फेथ एंड स्टे इन योर बूट्स। अच्छा जी, ओके। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस ट्वीट का पंजाबी में तर्जुमा कर पाता या उस तरह से प्रेजेंट कर पाता जैसे कि मंसूर अली खान साहब करते हैं, लेकिन मैं ये उनकी आमद तक इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। वो आएंगे तो फिर कभी इंशाल्लाह इस पे करेंगे। अच्छा जी, हाँ, वो मैंने आपसे कहा था ना ये मौला जट टाइप कुछ हुआ है, तो लंदन में जनाब क्या हुआ है, वहाँ पर मुर्तज़ा अली शाह जो हैं रिपोर्ट सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर की है। और उन्होंने जो वीडियो शेयर की है उसके अंदर वो जी बता रहे हैं कि लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर के सामने पीटीआई वर्कर्स और नून लीगी वर्कर्स जो है ना, वो उनके दरमियान ज़बरदस्त गर्मा गर्मी हुई है और काफ़ी गलम गलोच हुई है। तो चूंकि ये उनकी वीडियो है, मैं कुछ हिस्सा आई होप कि उनकी इजाज़त से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जनाब अगर आप ये देख सकें तो ये शुरू कुछ इस तरह से हो रही है कि जी ये खातून है और वो मतलब फिंगर पॉइंट आउट कर रही हैं। दूसरी तरफ नून लीग के लोग हैं, वो आगे से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हर दूसरे बंदे ने ना तकरीबन तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो वीडियो भी साथ साथ बना रहा है। तो अच्छा, इसमें आगे जाके फिर ऐसा होता है कि वो फिर आवाज़ जो है ना, वो उन्होंने एक लंबी ट्यून टून लगाई हुई है, टू। तो उसमें यकीनन कोई बहुत ही ज़्यादा किस्म की गालियाँ हैं जो कि हम डेफ़िनेटली ना सुन सकते हैं, ना सुना सकते हैं। लेकिन आगे जाके फिर इसमें ये होता है कि पुलिस को भी बुलाना पड़ता है और पुलिस आती है और फिर दोनों जो पार्टियां जो है ना, वो अपने बयान उसमें वो मतलब अपनी तरफ से वजाहत पेश करती हैं और एक दूसरे को मोअत्तल इल्ज़ाम ठहराती हैं। तो काफ़ी देर तक ये मामला चलता रहा और ये वीडियो भी खासी तवील है। मैं तो आपको छोटा सा मुख्तसर सा हिस्सा दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें हल्की फुल्की बल्कि हाथापाई भी शायद हुई है, बहुत हल्की सी हुई है। लेकिन ज़्यादा जो है ना, वो पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की तरह ना, वो बस एक दूसरे को डायलॉग के जरिए मारने पे ज़्यादा उन्होंने किया है और हाथ पाँव ज़रा कम चलाए हैं इसमें। तो ये जनाब था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली हाँ, आज सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर बल्दियाती इंतखाबात 3 महीने के लिए मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया है। ख़त में सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि सैलाब के बायस मुतलका पुलिस फोर्स फराहम करने से कासिर हैं। खत में मजीद कहा गया कि सैलाब मुतासरीन कराची के मुख्तलिफ अजला के टेंट सिटी में रहाइश पजीर हैं। मलीर के जिन स्कूलों में सैलाब मुतासरीन हैं वो मुजवजा तौर पर पोलिंग स्टेशन हैं। तो ये तीसरी बार उन्होंने जनाब रिक्वेस्ट की है कि बल्दियाती इलेक्शंस को एटलीस्ट जो है ना, वो मुलतवी किया जाए 3 माह के लिए। लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कहा कि नहीं जी, इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। और आज जैसे कि आपके इल्म में है कि 8 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के हल्कों में इलेक्शन हो भी रहे हैं और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होगा, मतलब इस लिहाज से कि एक तरफ से बड़ी कैंपेन की नज़र आई हमें और दूसरी तरफ से कुछ उस तरह की कैंपेन हमें नज़र नहीं आई है। तो रिजल्ट्स के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और अल्लाह खैर करे, कुछ दिन में मैं उम्मीद करते हैं हम कि मामला बड़े पुरअमन रहें और दोनों तरफ से कोई ज़्यादा गड़बड़ भी ना हो। तो अच्छा जी, एक और ख़बर है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये है जी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसी या दोबारा तकर्री के कानून में तरमीम नहीं कर रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मेरी मालूमात के मुताबिक आज की तारीख तक ऐसी किसी तरमीम का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। इसके ऊपर मैं इस तरफ इतना ही कमेंट करूंगा कि मुतलका हल्के नोट फरमा लें। समझ तो आप गए होंगे। अच्छा, अब आते हैं जी असल उस इंटरव्यू की तरफ जिसका मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था। इमरान खान साहब ने बोल न्यूज़ पर इमरान खान यानी कि इमरान रियाज खान को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने फरमाया कि जी ये जो नया बयान आया है उसके दो पहलू हैं। ये अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान की बात करें। नंबर एक, उन्होंने जितनी भी कोशिश की अमेरिका को खुश करने की, लेकिन अमेरिकियों ने उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ही रखा। उनकी फॉरेन पॉलिसी में हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है। पाकिस्तान जितनी भी उनकी खिदमत करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पॉलिसी बनानी चाहिए। यहाँ पे मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ और अगर हमें अपने इंटरेस्ट के लिए उनके सामने खड़ा होना पड़े तो हमें होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो ठीक है खान साहब कि हमें खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप तो खुद अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मतलब मुलाकातें आप तो। और दूसरा फिर आपकी लॉबिंग वाला भी मामला चल रहा है कि लॉबिंग हो रही है आपके लिए अमेरिका में, तो वो फिर क्या मामला है? उस पे भी कभी थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा पहलू उन्होंने कहा कि असल में काफ़ी देर से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कैंपेन चल रही है। मैं जब बर्तानिया में क्रिकेट खेलता था तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस्लामी बम कहा जाता था। किसी ने ये नहीं कहा कि इसराइल का जो न्यूक्लियर बम है वो यहूदी बम है।
और किसी ने नहीं कहा कि भारत का हिंदू बम है। ये कैंपेन थी और इसके पीछे मगरबी ऑडियंस के लिए ये था कि मुसलमान बड़े गैर जिम्मेदार टाइप लोग हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, उनके हाथ में अगर बम आ गया तो दुनिया को खतरा है। इसके पीछे पूरी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी। अच्छा, मतलब ये खान साहब ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मतलब ये अपनी कौम को भी समझाते कि इसके पीछे ये वाला मामला है। अब ये उन्होंने खैर अपनी तरफ से 2 नुक्ते रखे हैं, तो इनमें से कौन से नुक्ते को वो ज़्यादा मोतबर समझते हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा जी इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो समी इब्राहिम के प्रोग्राम में कहा कि ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को, उनमें अहलियत है, ये बैंकरप्ट मुल्क छोड़कर गए थे। अच्छा, अब ये इसके आगे खान साहब ने वही पुराना अपना जो रूटीन का एक उनका बयान आया ना, जो जब से वो हुकूमत से बाहर हुए हैं उसके बाद से वो तकरीबन हर दूसरे दिन या किसी जलसे में, किसी तकरीब में या किसी इंटरव्यू में जो वो अपना पूरा एक नैरेटिव बयान करते हैं ना कि हम गए तो हमारे साथ ऐसे हुआ तो वो हुआ, हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, ये था वो था, तो वो पूरा उन्होंने बयान किया। हाँ, आगे चल के वो कहते हैं कि जी जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो कभी इस तरह का बयान नहीं आया। अच्छा, खान साहब बयान तो नहीं आया लेकिन फ़ोन भी कभी नहीं आया, ये भी हमें पता है। तो फिर वो कहते हैं जी मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, उनका तो सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, उनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, खान साहब के बेटे कहाँ पे हैं? ओके, ठीक है, छोड़ देते हैं। मैं जो अंदर समझता हूँ सिस्टम 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह के मैं एस्टेब्लिशमेंट को बता रहा था कि ये खतरनाक लोग आ गए हैं। आखिर में सारा मुल्क देखता है ताकत किसके पास है? आपके पास ताकत है। आप देख रहे हैं मुल्क किस तरफ जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी मेरी हुकूमत ने बनाई थी। अच्छा, खान साहब ये आपकी उसी हुकूमत ने बनाई थी जिसके पास कोई इख्तियार नहीं था? या मतलब ये किसने फिर बनाई थी? ये मतलब आप बेहतर जानते होंगे। तो अच्छा, आगे फरमाते हैं कि यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि दुनिया ने कह कर हमसे एटमी असासे लिए, अगर आज उनके पास एटमी असासे होते तो वो बचे होते। मैं शुरू से कहता रहा कि मैं मगरबी दिमाग को समझता हूँ। ओके, मगरबी दिमाग को भी समझते हैं। मेरे और एस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात थे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एक था। मतलब इंटरेस्ट एक था, मतलब फिर ये कैसे हो गया? शुरू के 3 साल में सब ठीक था, प्रॉब्लम एक था और वो था एहतिसाब। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये खान साहब नई बात लेकर आए हैं क्योंकि इससे पहले ना वो मतलब मुतअद्दिद बार ये मान चुके हैं कि इख्तलाफ जो था वो डीजीआईएसआई की तैनाती पे और उस्मान बुज़दार के मामले पे था। तो ये अब की बार उन्होंने कहा कि नहीं जी, प्रॉब्लम था वो था एहतिसाब। मैं उनको कहता था 30 साल से चोरी कर रहे हैं, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था, नैब थी किसी और के कंट्रोल में। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इख्तियारात मेरे हाथ में थे ही नहीं, इकोनॉमी हमारे हाथ में थी। वाह वाह वाह, खान साहब कहना चाह रहे हैं खान साहब कि जी मुल्क में अगर इकोनॉमी बेहतर हुई तो उसका कंट्रोल उनके हाथ में था, बाकी कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था, तो इसलिए सिर्फ जो चीज़ उनके हाथ में थी वो ठीक हुई, बाकी सब खराब हो गई। तो पाकिस्तान का मसला ही एक है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। मेरी जो जंग चलती रही वो ये थी कि मैं उनसे कहता था कि इनको पकड़ के अंदर डालो। हैं? ये कौन सा लॉ है जी? कि मैं उनसे कहता था कि इनको पकड़ के अंदर डालो। मतलब खान साहब जो कहें वो करो। हाँ, खान साहब आप कहते, शुक्र है आपने वैसे आपने खुद तस्लीम कर लिया कि आप कहते रहे हैं। मतलब रूल ऑफ लॉ गया तेल लेने, चूंकि आप कह रहे हैं तो इनको उठाकर जेल में डाल दो। ये मतलब मुझे लगता है आपसे शायद कुछ गलती से आपने कह दिया या हमने कोई गलत सुन लिया। अच्छा, खैर आगे कहते हैं जी नैब के केसेस आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तो फिर सवाल हुआ कि गवर्नेंस के और बाकी मामला आपके हाथ में थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि गवर्नेंस भी रूल ऑफ लॉ से कनेक्ट है। क्राइम तब खत्म होता है जब इसको पकड़ा जाए, उसको सजा मिले। यहाँ सजा ही किसी को नहीं मिलती। बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जे करने वालों को हम पकड़ते थे, बजाय उनको सजा मिलने के वो बेल लेकर बाहर आ जाते थे। जब आप ताकतवर को पकड़ ही नहीं सकते, ये मेरी बेबसी थी। ओके, ये भी आपकी बेबसी थी। तो वो जो ताकतवर लोग आपके साथ आके आपकी पार्टी में शामिल हो गए थे, वो आपकी बेबसी थी, आपकी बेख्तियारी थी, मतलब वो ज़बरदस्ती थी, वो क्या था फिर? इस पे भी कभी कमेंट कीजिएगा प्लीज़। वो लोग कहते थे आप करप्शन को छोड़ें, आप इकोनॉमी ठीक करें, और ये सारा वक्त हमें ब्लैकमेल कर रहे होते थे। हाँ, ये है वो पॉइंट जिसका मैंने आपको बिल्कुल शुरू में टीजर दिया था। वो आजम स्वाति को कहता हूं कि मैं और सारी कौम आपसे शर्मिंदा हैं, हम आपसे मुआफी मांगते हैं। खान साहब ने मुआफी मांग ली है जी आज, ये बड़ी खबर है। खान साहब ने मुआफी मांग ली है, लेकिन खान साहब एक मुआफी फिर आपको और मांगनी चाहिए, और वो है शहबाज गिल से। उस बेचारे का क्या कसूर है कि उसके लिए ना आपने शुरू में आवाज उठाई, ना आपकी जमात ने उसके लिए कोई आवाज उठाई। मतलब शुरू में तो उल्टा उसको कसूरवार गर्दानते रहे आप, मतलब सब लोग। तो मतलब ये उससे भी आपको खासा माफी मांगनी चाहिए शहबाज गिल से, ये मतलब फिर बराबर होगा साहब, ऐसे ना करें।
अच्छा, जो भी उसने लिखा उसके तरीके हैं, उसको अदालत में लेकर जाएं, लेकिन उसे 3 बजे उठा के नंगा करके जलील किया गया। एक सहाफ़ी जमील फारूकी उनके साथ भी ऐसा ही किया। कोई तो इसका जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि सारी दुनिया में आदम स्वाति का मामला गया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है, जिसमें लिखा गया है कि एक सेनेटर को इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि उसने आर्मी चीफ पर तनकीद की। दुनिया में क्या गया है, ये आर्मी चीफ के लिए भी अच्छा नहीं है कि आर्मी चीफ पर तनकीद करने से ये नंगा करके तशद्दुद करते हैं। मुझे यकीन है ये आर्मी चीफ ने नहीं करवाया, ये तो नीचे से किसी ने उसको खुश करने के लिए करवाया है। जिसने भी किया उसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उसने आर्मी चीफ, आर्मी, इन सबको नुकसान पहुंचाया है। अपने मुल्क में कोई ऐसा नहीं करता। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वो दूसरे मुल्कों में जाकर ये तशद्दुद करवाते हैं। क्या इमेज, क्या मुल्क का दुनिया के अंदर। जजेस अपनी इज्जत अपने फैसलों से करवाते हैं। कोई अदालत डंडे मार के या तशद्दुद करके अपनी इज्जत नहीं करवाता। मैं शर्मिंदा हूं कि पहले ये गिल के साथ लें जी, ये मतलब माफी नहीं मांगी, अलबत्ता शर्मिंदा जरूर है वो, कि मैं शर्मिंदा हूं कि पहले ये गिल के साथ हुआ और उस पर कोई सोमोटो नहीं हुआ। अच्छा नहीं, ये शर्मिंदा इस बात में है कि उस पर सोमोटो कोई नहीं हुआ। हाँ, शहबाज गिल के साथ जो हुआ उससे कोई माफी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, लेकिन उस पर सोमोटो नहीं हुआ, इस बात पे वो शर्मिंदा है। जो इस पे सुमोटो नहीं लेता वो मुजरिम है इस मुल्क के। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज ज्यादा दे दें, पहले सोशल मीडिया के लोगों को उठा लेते थे, एक आदमी उसका जिम्मेदार है। मुझे पता है जब से वो आया है इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। अब ये बाखुदा मुझे बिल्कुल नहीं पता है किस आदमी की बात कर रहे हैं। आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये इदारों के खिलाफ कर रहे हैं लोगों को, ये लोगों को उठाते हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो। आप ये उठा के कर रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? मुझे बताएं, ऐसा करने से किसी इदारे की इज्जत बढ़ी है? यहाँ वक्त है एक्शन लेने का। जो जुनून अभी अवाम में देखा है, इससे पहले नहीं देखा। अब वो आगे जी इलेक्शन की तरफ और अपनी कैंपेन की तरफ। ये धांधली के सिवा इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुझे अंदर से मालूमात मिली है कि 10,000 एक्स्ट्रा वोट डाला है। मैं एक्सपर्ट हूं एहतजाज का, 126 दिन के धरने का। ये मैं किसी को नहीं बता रहा क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड होती है। जो मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की आवाम नहीं निकली होगी जो इस मार्च में निकलेगी। फिर सवाल हुआ कि जी कब निकलेगी, तो जवाब आया इसी महीने। लॉन्ग मार्च अक्टूबर में होगा, ऐलान भी अक्टूबर में होगा, सब कुछ अक्टूबर में होगा। लो जी, आज है जी 16 तारीख और 31, यानी कि जो होना है वो अगले 15 दिन में होना है जी। चलें जी, कौम को ये तो पता चल गया कि जो होना है वो अगले 15 दिन में होना है। वो मैं किसी वक्त भी अनाउंस कर सकता हूँ। मैं एक दिन का टाइम भी दे सकता हूँ। एक दिन का टाइम भी अच्छा, एक दिन के नोटिस के ऊपर भी वो जनाब लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी वो तैयारी मुकम्मल हो इस बारी। अगर इससे पहले इलेक्शन कर दें तो मार्च रुक जाएगा। ओ, अच्छा जी, डायरेक्ट हुकूमत को जनाब ऑफर है कि जी आप इलेक्शन का ऐलान कर दें, मार्च मार्च रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने करना नहीं इलेक्शन का ऐलान। ये चाहते हैं मुझे नाअहल कर दें और फिर इलेक्शन करवाया जाए। ये चाहते हैं नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आएगा तो हमें फायदा करेगा। मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन हो और जल्दी हो। जिस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं, इसके बाद कोई भी हुकूमत आएगी उससे ये संभाला नहीं जाएगा। इलेक्शन हो जाएं तो सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। फिर आगे फरमाते हैं कि जी सबसे पहले इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाऊंगा। उनको हमेशा अपनी मर्जी के सरबराहान चाहिए होते हैं। एक मुझे बताएं जो मैंने अपने रिश्तेदार रखा हो या दोस्त बनाए हो। मैं मेरिट पे यकीन करता हूँ। जो भी आर्मी चीफ है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरिट पे आए तो। अच्छा, यहाँ पे वैसे इमरान रियाज खान साहब को चाहिए था कि वो ना लग गया तो खान साहब से पूछते कि सर इसका मेरिट का क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस क्राइटेरिया के तहत आप मेरिट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या तरीकाकार होगा तो वो मेरिट पे होगा जिस, और क्या होगा तो नहीं होगा मेरिट पे बंदा। क्योंकि बंदा तो वही होगा ना जो मतलब 5-6 जो भी लोग होंगे नाम आएंगे उनमें से लगेगा। तो वो तो एक मेरिट पे आए हुए हैं ऑलरेडी। अब उनमें से किसी एक को अगर तैनात करना है, अपॉइंट करना है, तो वो तो कुछ भी क्राइटेरिया, उसका कोई लेदर क्राइटेरिया आप चाहते हैं या आपके जेहन में है तो वो बता दें आप प्लीज। नवाज शरीफ और जरदारी अहल ही नहीं है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाएं। 1 साल से ड्रामा चल रहा है कि ये होगा वो होगा। ये मुझे इस मरतबा रोक नहीं सकते। ये प्लान बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम वो प्लानिंग करके आ रहे हैं कि ये हमें रोक नहीं सकेंगे। अगर इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क की तबाही रुक जाएगी कम अज कम। तो ये जनाब आज खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, खान साहब को ही। तो नाज़रीन, ये अब तक की इतलात थी, ये अब तक की खबरें थी और मेरी टीम ने पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है ये पूरी वीडियो बनाई है। अलबत्ता नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर जहां पे भी मेरे पास सिग्नल्स हुए, जहां पे भी मेरे पास एक्सेस हुआ, इंशाल्लाह मैं खुद भी वीडियो जो है शूट करके आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह हाफिज।